हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात करें मध्य प्रदेश की। तो भाई मध्य प्रदेश के 52 जिलों की यात्रा कर ली। 52 जिलों के 52 के 20 क्वेश्चन एटलीस्ट हमने जो बार बार रिपीट होते हैं वो भी डिस्कस कर लिए। अब बारी है नदियों की, क्योंकि भैया मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। यहां से इतनी नदियां निकलती हैं जो हो सकता है कि इधर उधर चारों दिशाओं में बहती हैं, और बड़ी बड़ी नदियों की सहायक नदियां भी हैं और कुछ बड़ी नदियां भी यहां से निकलती हैं, जिनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके मध्य प्रदेश के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ नदियां तो ऐसी हैं जिनके क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी में यानी भारतीय भूगोल के अंतर्गत नदियों की सीरीज में भी पूछे जाते हैं। तो भाई इस पूरे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। हो सकता है ये थोड़ा सा लंबा हो जाए वीडियो, लेकिन इसी एक वीडियो से ये मान के चलिए नदियों के, मध्य प्रदेश की नदियों के पूरे क्वेश्चन आपके यहीं के यहीं खत्म होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, बस को शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी आपकी इसी चैनल पर हो जाए। पीछे आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश की नदियों की, ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश है और इस मध्य प्रदेश में ये बड़ी बड़ी नदियां हैं। इनमें बहुत सारी परियोजनाएं भी हैं। सारी चीजों को परियोजनाएं इसमें हो नहीं पाएंगी मुझे लगता है, तो अलग से अपन डिस्कस कर लेंगे। बाकी देखते हैं, अगर हो पाएगा तो इसमें ही अपन इंक्लूड कर लेंगे। आप देखोगे तो सबसे बड़ी नदी आप यहां देख पा रहे होगे, यहां से देखो। एक चीज और मैं बता दूं, ये मैप जो है वो पैमाने पर नहीं आप कहोगे नहीं यार सर वो तो अनूपपुर तो थोड़ा सा ऊपर है, आप यहां से निकाल रहे हो, ठीक है। सो ये अनूपपुर से आपकी नर्मदा नदी निकल रही है और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है ना। 1312 किलोमीटर इसकी टोटल जो है लंबाई है, ठीक है। 1077 मध्य प्रदेश में इतने किलोमीटर तक ये बहती है और ये पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। और अगर सबसे बड़ी नदियों की अगर हम बात करें तो 5वें नंबर पर सबसे बड़ी नदियों में, टोटल पूरे भारत में 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है ये नर्मदा नदी। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी नदी जो मध्य प्रदेश की है वो आप देख पा रहे होंगे, यहां से स्टार्ट हो रही है धार में, है ना, और यहां से जाते हुए भैया ये आपकी पूरी सीमा बना रही है और यहां यमुना में मिल जा रही है इटावा में, है ना। तो ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है, 1000 किलोमीटर के आसपास, मतलब 1000 पूरा नहीं है, 900 कुछ है। और ये चंबल नदी है जो बहेगी। इसके अलावा आप देखोगे तो ये ताप्ती नदी भी है जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है पश्चिम में बहने वाली भारत की, है ना। और क्या भाई, मध्य प्रदेश की भी है लेकिन भारत की भी है, ठीक है। और इसके अलावा ये बाकी नदियां जो एक यहां से देखो आप सोन नदी जा रही होगी, ये इधर से ऐसे निकलते हुए ये ऊपर चली जाएगी और गंगा की ट्रिब्यूटरी है डायरेक्टली। तो ये 3 बड़ी नदियां हैं, जो 4 बड़ी नदियां जो तो डायरेक्ट बड़ी नदी है ना। और बाकी फिर ये सहायक नदियां आप देख पा रहे होंगे इतनी सारी, किसकी कौन कौन सी क्या है वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सारा डिस्कस यहीं इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो चले ये स्टार्ट कर लेते हैं। ये और अच्छे से देख लो भाई, है ना। बड़ी बड़ी परियोजनाएं देख लो, जैसे नर्मदा की पूछ ली जाती है, बरगी परियोजना है ना। इसको रानी अवंतीबाई सागर परियोजना भी कहा जाता है। तबा परियोजना है, ठीक है। ओमकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, मान परियोजना, जोबट परियोजना, ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं, याद रखना है आपको, ठीक है भाई। इसके अलावा चंबल नदी की ये जो गांधी सागर परियोजना है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर परियोजना है, कोटा बैराज है, तो ये सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है भाई। बेनगंगा पेच नदी जो है यहाँ से साउथ में बहने वाली नदियां हैं, तो ये सारे क्वेश्चन। यहाँ सोन नदी पे बाण सागर परियोजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं जो सीधे आ जाते हैं। जैसे बेतवा नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है और इसको बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना इसको कहा जाता है। तो भाई बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हालांकि उस पर भी हम डिस्कस आगे करेंगे। चलिए, सबसे पहले अपवाह तंत्र है ये नदियों जो है। नदियां बेसिकली क्या है कि नदियां तो पानी की क्वांटिटी है, और ये पानी की क्वांटिटी जो जहां जैसे जिस क्षेत्र में बहती है, तो उस बड़े विस्तृत क्षेत्र को क्या बोल दिया जाता है, अपवाह तंत्र बोल दिया जाता है। उसी के अंतर्गत क्या है, नदियां आती है। तो वही लिखा है निश्चित वहिकाओं। वहिकाओं समझ रहे हो ना, कि जैसे ये जो है ये बहने का इनका निश्चित रूट है और इससे ये ऐसी ऐसी अलग होते हुए जा रही हैं। तो ये पूरा जो सम्मिलित क्षेत्र है ये क्या है, ये अपवाह तंत्र कहलाएगा। वहिकाओं या नदियों के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह, अपवाह यानी प्रवाहित होना, वही अपवाह या वाहिकाओं या नदियों के जल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। अपवाह तंत्र की भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति, संरचना, स्थिलाकृति और जो ढाल है उसके कारण
साथ ही साथ जल की मात्रा और बहाव कब तक हो रहा है, इन सारी चीजों पर क्या है, किसी भी अपवाह तंत्र की ये सारे के सारे घटक हैं, कारक हैं, इनके माध्यम से ये सारी चीजें होती है। एक नदी तंत्र के द्वारा जो भी क्षेत्र में वह प्रवाहित हो रही है उसको अपवाहित क्षेत्र कहा जाता है। उस अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। क्या भैया, जो भी नदी है, नदी का तंत्र, नदी, उसकी सहायक नदी, सम्मिलित क्षेत्र, जहां तक वो जल बह रहा है बेसिकली, तो उसको अपवाह द्रोणी कहा जाता है। और अपवाह द्रोणी एक से दूसरी अपवाह द्रोणी, दो अपवाह द्रोणियों को अगर अलग करने वाली रेखा की बात करें तो उसको जल विभाजक रेखा कहा जाता है या जल विभाजक कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है जल विभाजक किसे कहा जाता है, तो दो अपवाह द्रोणियों को विभाजित करने वाले रेखा को जल विभाजक रेखा कहा जाता है या जल विभाजक कहा जाता है। ठीक है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा जल विभाजक के रूप में कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई पर्वत हो सकता है या कोई उच्च भूमि हो सकती है। मान लीजिए ये आप ऐसा देख रहे हैं, ये ठीक है, अब ये यहां पे है ना, ये यहां से हो सकता है एक पर्वत हो, ये इधर बीच में, ठीक है, एक नदी यहां पे प्रवाहित हो रही है, उसका अपवाह क्षेत्र ये है, दूसरी नदी यहां पे प्रवाहित हो रही है, उसका अपवाह क्षेत्र ये है। तो भाई ये जल विभाजक कहलाएगा, जो भाई इन दोनों नदियों के जल को विभाजित कर रहा है, जल विभाजक। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इससे जल संभर भी कहा जाता है। कब कहा जाता है, नदियों के जल ग्रहण को नदी द्रोणी और छोटी नदियों या नालों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर भी कहा जाता है। साथ ही साथ नदियों के किनारे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि मानव सभ्यताओं का पालना जो है वो नदी घाटियों को ही कहा गया है, सभ्यताओं का पालना। ठीक है, सो मानव सभ्यताओं और संस्कृति का विकास जो है वो इन्हीं नदी घाटी के किनारों पर हुआ है और इनको इसीलिए मानव सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में अगर बात करी जाए तो सारी दिशाओं में, भाई दिशाएं बेसिकली तो 4 होती हैं, लेकिन 10 दिशाएं, ईशान ईशान सारी अगर दिशाएं मिला लें तो 10 दिशाओं से ये हमारे यहां मध्य प्रदेश में प्रायद्वीपीय पठार है वो क्षेत्र, तो सारी दिशाओं में नदियां बहती हैं और इन सभी नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों की श्रेणी में रखा जाता है। तो मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती हैं। ये याद रखना, ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में पर्वत श्रेणियों में बात करें तो मैकाल पर्वत श्रेणी, बिंद पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये 3 प्रायद्वीपीय पठार जो है पूरा भारत का, उस प्रायद्वीपीय पठार की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, मैकाल, विंध्य और सतपुड़ा। और सारी नदियां, सारी तो नहीं खैर, मैक्सिमम नदियां जो हैं वो इन्हीं तीनों पर्वत श्रेणियों से, श्रृंखलाओं से निकलती हैं और इसीलिए नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। सभ्यताओं का पालना हो गया, नदियों का मायका हो गया, प्रायद्वीपीय नदियां हो गया, ये सीधे सीधे जल विभाजक हो गया और अपवाह तंत्र हो गया। ये सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इन्हें नहीं भूलना है डायरेक्ट। मध्य प्रदेश में अधिकांश नदियां जो है वो मैकाल श्रेणी से, मैकल भी कहते हैं, मैकल श्रेणी या मैकाल श्रेणी दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे निकलती हैं और इसीलिए इस मैकाल श्रेणी को वाटरशेड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो वाटरशेड किसको कहा जाता है, मैकाल श्रेणी को कहा जाता है, याद रखना। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम नदियां मध्य प्रदेश की जो हैं वो इसी मैकाल श्रेणी से निकलती हैं। ठीक है, इसके अलावा बिंद और सतपुड़ा, बिंद और सतपुड़ा ये जो पर्वत श्रेणियां हैं तो इसमें जल विभाजक का कार्य ये करती है। ठीक है, जल विभाजित करने का काम कौन कर रहा है मध्य प्रदेश में, बिंद, विंध्यांचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी या बिंद पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये जल विभाजक का कार्य करती है मध्य प्रदेश में। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। चलिए, अब मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र की अगर हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश में, तो जैसे हमने भारत के अपवाह तंत्र पर डिस्कस किया कि एक तो हिमालयी नदियां होती, दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां होती और उसमें भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो उनकी द्रोणी है अपवाह द्रोणी। वैसे ही मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में 6 भाग हैं नदियों के अपवाह तंत्र के। क्या भैया, कितने हैं, 6 प्रमुख भाग हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मध्य प्रदेश में नदियों के अपवाह तंत्र के कितने भाग हैं, कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे बड़ी नदी जो है गंगा अपवाह तंत्र,
भारत की सबसे बड़ी नदी है भैया गंगा नदी, उसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, तो गंगा अपवाह तंत्र में मध्य प्रदेश की कुछ नदियां सम्मिलित होती हैं। कैसे होती हैं कि भैया गंगा जो है, गंगा नदी तो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन क्या है कि उसकी जो सबसे सहायक नदी है सबसे बड़ी यमुना नदी, उस यमुना नदी में मध्य प्रदेश की कुछ नदियां जो हैं वो सहायक नदी की भूमिका निभाती है, जैसे कि चंबल नदी हो गई, बेतवा नदी हो गई, है ना, गंगा में सीधी सोन नदी मिल जाती है। तो भाई ये डायरेक्ट जो है ये किसके अंतर्गत आएंगी, गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद सबसे बड़ी नदी मध्य प्रदेश की जो है वो कौन सी है, नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी का अपना अपवाह तंत्र है, दूसरा भाग। फिर उसके बाद पश्चिम में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये मध्य प्रदेश की और भारत की, तो भैया ताप्ती नदी जो है, तापी नदी भी इसको कहा जाता है, उसका अपवाह तंत्र है। फिर भैया कुछ नदियां दक्षिण में बहती हैं जो हमने डिस्कस किया था दक्षिण में बहती है ना, जो यहां से जाती हैं, है ना, पेंच हो गई, है ना, और बेड़गंगा हो गई, ये सारी, तो ये नदियां जो है वो गोदावरी नदी में जाके मिलती हैं उनकी सहायक नदियों से, तो भैया इसलिए इसमें गोदावरी नदी तंत्र आ जाएगा। फिर भैया माही अपवाह तंत्र, माही नदी भी भैया निकलती है, माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये एक प्रमुख नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, तो भाई माही नदी का अपवाह तंत्र है, जो भैया गुजरात और राजस्थान में कुछ नदियों को सम्मिलित रूप से मिलती है। और महानदी, ये पूर्व में बहने वाली महानदी है, जो पहले जब छत्तीसगढ़ हुआ करता था तो महानदी उस मध्य प्रदेश का ये भाग हुआ करती थी, अभी भी कुछ नदियों का जो जल है वो सहायक नदी के रूप में महानदी में मिल जाती है। तो भैया 4 बड़ी नदी तो आपने ये भारत की देख ली, कौन कौन सी, एक तो गंगा हो गई, गोदावरी हो गई, महानदी, ये 3 बड़ी है, बाकी 3 मध्य प्रदेश, माही हालांकि मध्य प्रदेश से निकलती है और बह जाती है, मतलब गुजरात और राजस्थान में होते हुए खंबात की खाड़ी में, तो भाई माही भी एक छोटा सा अपवाह तंत्र है, नर्मदा सबसे बड़ा है, ताप्ती है, तो 3 ये मध्य प्रदेश के डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्टली बड़ी नदी है। ठीक है भाई, तो 6 भागों में बांट दिया, कौन कौन सी हो गई आपकी, गंगा, दूसरे नंबर पे नर्मदा, फिर ताप्ती, ताप्ती के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद आपकी माही, और फिर महानदी। ठीक है, तो ये 6 नदियों के अपवाह तंत्र हैं मध्य प्रदेश में, इन्हीं 6 भागों में अपवाह तंत्र को बांटा जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए सबसे पहले देख लो गंगा अपवाह तंत्र। गंगा नदी का ये चित्र है, याद रखिएगा, गंगा अपवाह तंत्र में आप देखेंगे तो भैया ये गंगा नदी है, ये स्पेशली, है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई और आएगी और भैया बंगाल की खाड़ी में यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये यमुना उसकी यमुनोत्री ग्लेशियर से सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, जो यहां मिल रही है इलाहाबाद में, है ना। इससे पहले देखो यमुना नदी में एक तो चंबल मिल रही है जो मध्य प्रदेश की है, सिंध मिल रही है, बेतवा मिल रही है, टोस नदी जो है ये भी मिल रही है, तो भैया ये मध्य प्रदेश की नदी है जो यमुना में मिल रही है। और एक यहां से देख रहे हो सोन नदी, ये देख पा रहे होगे आप, ये मध्य प्रदेश से निकल के ऐसी उत्तर प्रदेश और बिहार में, कहा, पटना में मिल जाती है। तो भैया ये पूरी की पूरी किस श्रेणी में आ जाएंगी आपकी, किस में आ जाएगी, ये बड़ी बड़ी नदियां हैं। अच्छा, चंबल नदी बड़ी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी मध्य प्रदेश की, इसकी सहायक नदियां हैं, देख रहे होगे, काली सिंध हो गई आपकी, पार्वती नदी हो गई, है ना, और भी नदियां हैं जो चंबल में मिल रही, सिंध छोटी सहायक नदी है, ठीक है, जो चंबल में मिल जाती है बेतवा हो गई, बेतवा की भी भैया धसान असान ये सब क्या है, उसकी सहायक रिवर है। तो ऐसे करके ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गंगा अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती हैं मध्य प्रदेश की, तो चंबल प्रमुख है, बेतवा प्रमुख है, सोन प्रमुख है, ये 3 प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा भैया आपकी सिंध हो गई, टोंस हो गई, ये नदियां भी सम्मिलित हैं गंगा अपवाह तंत्र के अंदर। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश वाला चंबल का पोर्शन अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो गंगा नदी तंत्र में, गंगा अपवाह तंत्र में मिल जाती है तो आप देखोगे ये यहां से, ये इंदौर, इंदौर के पास धार, धार से काकरी वर्डी, यहां से निकलती हुई ये चंबल नदी, ठीक है, ये चंबल ऐसी जा रही है ना, जाते हुए यहाँ पे ये मिल जाएगी यमुना नदी से, देख रहे हो। इसके अलावा यहाँ और नदियां भी आप देख पा रहे होंगे जो सीधी सीधी आपकी मिलती हुई जाएंगी, है ना, पार्वती नदी हो गई, है ना, सिंध हो गई, ठीक, ये देख रहे हो ये। अब इसी नदी पर, चंबल नदी पर अलग अलग जगह पे अब देखो तो 3 बहुत प्रमुख परियोजनाएं हैं, गांधी सागर परियोजना है, राणा प्रताप सागर परियोजना है, सरदार जवाहर सागर परियोजना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। ठीक है,
समझ में आ रही कि नहीं आ रही चीजें? अभी भैया ये दिमाग में डालना है, रटने वाला काम नहीं, ये तो चित्र है जिससे अपना काम हो जाने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपकी चंबल नदी है, शिप्रा नदी है, काली सिंध है, पार्वती है। तो चंबल की ये सहायक नदियां हैं, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती। ये देख लो, ये यहाँ से चंबल है, ये यहाँ से पार्वती जा रही है, ये शिप्रा जा रही है, ये शिप्रा जा रही है, और ये यहाँ पे काली सिंध नदी जा रही है। तो ये तीनों मिलके फिर चंबल से जा रही है। इस पे 3 परियोजनाएं मेन याद रखना, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? बहुत बढ़िया। अब और अच्छे से समझ लेते हैं चंबल के बारे में। चंबल नदी हम देख रहे हैं, इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। महू जिला, महू जिला नहीं है, महू तहसील है। ठीक है, जो इंदौर के अंतर्गत आती है। अभी महू को नाम दे दिया गया है डॉक्टर अंबेडकर नगर, है ना, उनकी जन्म स्थली है इसलिए। तो चंबल नदी महू जिला इंदौर के जनापाव पहाड़ी, ये याद रखिएगा, ये पहाड़ी का नाम है, ये कई बार पूछा जाता है। चंबल नदी किस पहाड़ी से उद्गमित होती है? तो भैया जनापाव पहाड़ी है ना, जनापाव पहाड़ी है। और जो बिंदु है जहां से एग्जैक्टली निकलती है वो है बांचू बिंदु। क्या? बांगचू बिंदु, ये पूछ लिया जाता है। तो भैया ये बांगचू बिंदु जो है जनापाव पहाड़ी का, जो कहाँ है? धार में, सॉरी महू में, और महू क्या है? इंदौर जिले में पड़ता है। ठीक है, तो ये भैया आपकी चंबल नदी का उद्गम हो गया, बांगचू पॉइंट, जनापाव पहाड़ी, महू और इंदौर जिले से। ठीक है, कुल लंबाई की बात करें, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 965 किलोमीटर की कुल लंबाई है किसकी? चंबल नदी की। ये मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर बहती है। कितनी? 325 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है, और दूसरी सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की लंबाई की अगर बात कर ले तो इस मामले। चंबल नदी इटावा उत्तर प्रदेश में, कहां पे? इटावा। ये जाओगे आप यहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश लग जाएगा तो यहाँ इटावा पड़ेगा। ये इटावा में क्या हो जाता है आपकी? इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती, तो यमुना की सहायक हो जाती है। और यमुना गंगा की है तो गंगा के अंतर्गत ही आ रही। ठीक है, अन्य नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं, याद रखना। देखो यार, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत अच्छे से। अन्य नाम में चरमावती, ये किसका नाम है? ये चंबल का नाम है, चरमावती। धर्मावती, धर्मावती, कामधेनु, ये सभी इनके नाम है किसके? चंबल नदी के, जो कई बार पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, ये सहायक नदी है किसकी? चंबल, किसकी? यमुना नदी की। ये हम डिस्कस तो कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी ये सारे क्वेश्चन एक एक आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें, ये एक अध्यारोपित नदी है। अध्यारोपित नदी का क्या मतलब है? अध्यारोपित, अध्यारोपित मतलब एक के ऊपर एक, अध्यारोपित कर देना। ठीक है, तो ऐसे ही है, यह क्या करेगी? अपने मार्ग में उत्कात भूमि, खंडहर, खड्डों, ठीक है, बीहड़, ये नाम सुने आपने, तो ये वही है। उत्कात भूमि का मतलब ये है जिसे चंबल खड्ड कहते हैं। खड्डे यानी गड्ढे हैं, बीहड़ है। तो चंबल नदी जो है ये भारत की ऐसी नदी है जो बीहड़ों का निर्माण करती है। और चंबल में जो डाकू रहते हैं वो इन्हीं बीहड़ों में रहते हैं, जो चंबल नदी के द्वारा मिट्टी का कटाव कर दिया गया है इतनी सारी, उसमें बीहड़ों का निर्माण हुआ है। ठीक है, चंबल नदी नर्मदा के बाद मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये भी याद रखना है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी तो नर्मदा है, दूसरे नंबर पर कौन सी नदी है? तो चंबल नदी दूसरे नंबर पर आती है। चंबल और यमुना, भाई चंबल जाके यमुना से मिलेगी, तो चंबल और यमुना मिलकर आगे जाके लश्कर के मैदान की सीमा बनाती है। और चंबल नदी को पश्चिम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या भैया? पश्चिम मध्य प्रदेश। पश्चिम मध्य प्रदेश क्या है? ये पूरा मध्य प्रदेश है, तो ये पूर्वी मध्य प्रदेश, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश, तो ये वाला पूरा क्षेत्र है, इसकी जीवन रेखा भी कहा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? नर्मदा नदी को। गंगा को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, समझ रहे हो? तो वैसे ही पश्चिम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको कह रहे हैं? चंबल नदी को कहा जाता है। ये सीधे सीधे सारे क्वेश्चन जहां जहां मैं लगाते जा रहा हूं, ये पूछे गए क्वेश्चन है, इनको सीधा आपको याद रखने का है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आगे बढ़े। अब आगे बढ़े तो भाई चंबल नदी में, यह नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये मध्य प्रदेश है और यहां से बहती हुई ये राजस्थान की सीमा बनाती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है, और यह 2 बार मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। भाई एक बार तो यहां से आएगी और फिर मध्य प्रदेश चली जाएगी, समझ रहे हो? तो 2 बार मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों में और बहती है। मध्य प्रदेश से तो उद्गम ही है, और इटावा उत्तर प्रदेश में मिलती है यमुना से, तो उत्तर प्रदेश जा रही है, और
ये राजस्थान की सीमा बना रही है, मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान की, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, तो 3 राज्यों से होकर बहती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के उज्जैन, श्योपुर, भिंड, मुरैना इन सभी जिलों में बहती है। ठीक है ना भाई। चंबल नदी की सहायक नदियों की बात कर लें तो हमने बात करी थी, काली सिंध सबसे बड़ी है ना, उसके बाद आपकी पार्वती है, शिप्रा है, कूनो है। कूनो आपका ये इधर चंबल वाले क्षेत्र में इसकी सहायक नदी है। यहाँ पे कूनो पालपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान बसा है, जहां पर एशियाटिक लायन, अभी चीते आए हैं, 8 चीते, वो यही आए। ठीक है, कूनो पालपुर में। तो भैया ये सभी सहायक नदियां हैं जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है चंबल नदी का। कोई दिक्कत परेशानी? बढ़िया, आगे बढ़े। चंबल नदी अपने किनारों पर बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। और ये जो है अवनालिका अपरदन के कारण खड्डे बनते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, इसलिए इसको याद रखना है। ये जो खड्डों का निर्माण कर रही है चंबल नदी, वो क्यों कर रही है? मिट्टी का कटाव कर रही है, और मिट्टी का कटाव मतलब अवनालिका अपरदन। ठीक है, तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए याद रखना है। अवनालिका अपरदन के कारण खड्डों का निर्माण हुआ है, चंबल के बीहड़ों का निर्माण हुआ है, जो किसने करा है? चंबल नदी ने करा है। बहुत बढ़िया। मेघदूत, मेघदूत रचना है, मेघदूतम नाम सुना है ना, तो कालिदास की ये रचना है भैया, है ना। कालिदास जी बहुत बड़े है ना, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े रचयिता रहे हैं, और 9 रत्नों में शुमार रहे हैं। किसके? विक्रमादित्य का नाम सुना है आपने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, है ना। तो उनके दरबार में बहुत बड़े कवि हुआ करते थे संस्कृत के, इनको शेक्सपियर कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर। उनकी एक रचना है मेघदूतम, संस्कृत में लिखी हुई है। बादलों के माध्यम से, बादलों को इन्होंने क्या बनाया है? डाकिया बनाया है, और ये अपना खत भेजते हैं। ठीक है, बादलों के माध्यम से, बादलों के माध्यम। तो उस मेघदूत में इन्होंने क्या है? चंबल नदी को चरमावती, क्या भैया? चरमावती नाम दिया है, याद रखिएगा। तो ये पूछा जाता है कि चरमावती कहां मिलता है उल्लेख चंबल नदी का, तो भैया मेघदूत में मिलता है, जो कालिदास की रचना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में यह महू से तो निकलेगी, महू से पहुंचेगी धार, फिर रतलाम, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, मंदसौर। ठीक है, सो इन सारे जिलों में होते हुए प्रवाहित होती है। और चंबल नदी की सहायक नदियां हमने फिर से देख ली हैं, काली सिंध है, शिप्रा है, पार्वती है, बनास है, पुनासा है, ठीक है, कूनो है। बहुत बढ़िया। चंबल नदी भिंड मुरैना के क्षेत्रों में खड्डों और बीहड़ों का निर्माण करती है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, यहां नदी पर बहुत सारे जलप्रपात हैं, चंबल नदी पर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन से जलप्रपात हैं, किससे संबंधित हैं, कहां हैं। ये क्वेश्चन कई बार मध्य प्रदेश पीएससी तक में पूछे जा चुके हैं। तो भैया चंबल नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो आपने नाम सुना होगा चुलिया जलप्रपात। क्या भैया? ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चुलिया और चंबल दोनों याद रखने का है, चाहे से चुलिया चाहे से चंबल। पाताल पानी, क्या भैया? पाताल पानी जलप्रपात भी कहां है? कहां है? चंबल नदी पर है। झाड़ीदाह, क्या भैया? झाड़ीदाह जलप्रपात कहां है? चंबल नदी पर है। राहतगढ़ जलप्रपात भी चंबल नदी पर स्थित है। चलिए, चंबल नदी पर बांधों की अगर बात करें तो हमने डिस्कस किया है, गांधी सागर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर है ये पूछ लिया जाता है, किस नदी पर है ये पूछ लिया जाता है। तो मंदसौर में है, जो गांधी सागर बांध के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी पर बना हुआ ये क्या है? बांध है, और इस पर परियोजना चल रही है जिसका नाम गांधी सागर परियोजना भी है। ठीक है ना भाई। दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, क्या राणा प्रताप कहां के थे? राजस्थान के थे ना। तो राणा प्रताप सागर जो है बांध चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ कहां है? राजस्थान में है, और ये चंबल नदी पर बनी हुई परियोजना है, इसको राणा प्रताप सागर परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध कोटा में है, कोटा बैराज भी चंबल नदी पर है। ठीक है ना, इसी में, ठीक है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, ये चंबल नदी पर है। ठीक है, तो ये तीनों बहुत अच्छे से याद रखना है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, भूलना नहीं है। डन, कोई दिक्कत? तो भाई ये तो बात अभी किसकी हुई है? चंबल नदी की हुई है। एक बार और देख लो भैया, ये पूरा का पूरा चंबल नदी। चंबल नदी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है, जो आपकी कहां से निकलेगी? यहां आप देख रहे हो इंदौर में जनापाव, महू में, और यहां से निकलती हुई ये ऐसी 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 बहती हुई ये जाएगी, है ना, मध्य प्रदेश से यहां उत्तर प्रदेश तक। ठीक है, और यहां यमुना से मिल जाएंगे। अब इसकी सहायक नदी में ये भैया काली सिंध नदी है, जो सबसे बड़ी सहायक नदी मान लो इसकी चंबल की। ठीक है, ये आप देखोगे शिप्रा नदी है। ठीक है, ये पार्वती नदी है। तो यहाँ पे कूनो नदी भी मिल जाती है श्योपुर के पास। ठीक है, बनास अनास भी है। तो ये छुटपुट नदियां हैं, लेकिन ठीक है ये है।
ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे सबसे पहले ये मंदसौर पड़ेगा, तो मंदसौर में क्या है, गांधी सागर परियोजना है, गांधी सागर बांध है। फिर ऊपर जाएगा तो राजस्थान पड़ जाएगा, तो राजस्थान में राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। और ऊपर जाओ जवाहर सागर कोटा में। तो ये तीनों याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपका। यहाँ कोई दिक्कत परेशानी चंबल की, मेरे को लगता है हमने सारी बातें डिस्कस कर ली। नेक्स्ट गंगा अपवाह तंत्र में हम क्षिप्रा नदी, जो सहायक नदी है किसकी, चंबल की है ना। तो भैया चलो क्षिप्रा नदी में बात करें तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के पास से, कहा, काकरी वर्डी पहाड़ी से। काकड़ी वर्डी पहाड़ी का नाम है, याद रखना। क्षिप्रा नदी का बहुत महत्व है, बहुत क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो इंदौर के पास में काकरी वर्डी जगह का नाम है, जाना पाओ चंबल की थी, याद रखिएगा ये काकरी वर्डी है। काकरी वर्डी के समीप बानेश्वर कुंड में, है ना, बानेश्वर, वो बांचू पॉइंट से थी चंबल, ये बानेश्वर कुंड से निकलती है क्या, क्षिप्रा नदी। कहां पे है, काकरी वर्डी पहाड़ी, जो कहां पे है, इंदौर में पड़ती है। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी, बहुत बढ़िया। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 195 किलोमीटर की कुल लंबाई है। ये सहायक नदी किसकी है, ये चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। राजस्थान के कोटा के पास चंबल में मिल जाती है, कोटा में जाके ये चंबल नदी से मिल जाती है। कौन, क्षिप्रा नदी, ठीक है ना। क्षिप्रा मध्य प्रदेश से निकलती है, चंबल में राजस्थान में मिलती है, ठीक है, बढ़िया। और नामों की बात करें तो सोमवती, पापहरणी, अवंती, ये सभी नाम किसके हैं, किसके हैं, ये क्षिप्रा नदी के हैं। कोई दिक्कत, चलो बहुत बढ़िया। ये सहायक नदी किसकी है, चंबल नदी की, याद रखना है, बहुत बढ़िया। आ जाओ भैया, मालवा, मालवा क्षेत्र की गंगा इसको कहा जाता है, क्षिप्रा को। ये क्वेश्चन भूलना नहीं है, सीधा क्वेश्चन कई बार मध्य प्रदेश पीएससी तक में पूछा जा चुका है। मालवा की गंगा, पूरी गंगा तो भारत की है ना, है कि नहीं है। हाँ, तो मालवा क्षेत्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसलिए मालवा की गंगा इसको कह दिया जाता है, याद रखिएगा मान्यताओं के हिसाब से, इसलिए। ठीक है, चलिए कहां कहां बहती है, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, इन तीनों जिलों में ये प्रवाहित होती है। इस नदी के तट पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाकाल नगरी कौन सी, उज्जैन। उज्जैन जो बसा है वो किस नदी के तट पे बसा है भैया, क्षिप्रा नदी के तट पे बसा है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और इस नदी पर उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्षों में, कब भैया, प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में भी लगता है, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में महाकाल की नगरी में लगता है, जिसको सिंहस्थ भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी याद रखना है। सिंहस्थ यानी क्या, सिंहस्थ मेला कहते हैं, सिंहस्थ कुंभ मेला भी बोलते हैं, सिंहस्थ मेला भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, क्षिप्रा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो खान नदी है। खान नदी भैया इंदौर की है ना, जो खत्म हो गई थी, इनने फिर पुनर्जीवित कर दी, इंदौर के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। गंभीर नदी है, ये बहुत गंभीर रहती, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सहायक नदी है, पूछ लिया जाता है, बहुत बढ़िया। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में महाकाल का मंदिर भी है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ बसा है, तो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, डिस्कस कर रहे हैं अपन। ये देख लो भैया, क्षिप्रा नदी देख रहे हो क्या, देख रहे हो, नहीं ये बेतवा है, ये क्षिप्रा कहाँ है, नहीं नहीं नहीं, ये तो बेतवा है, ठीक है। चलो क्षिप्रा हो गई, बेतवा की बात कर बेतवा देख रहे हो क्या आप, ये बेतवा का उद्गम स्थल है रायसेन, रायसेन जिला है, और इसका कुमरा गांव है, नाम याद रखिएगा क्या, रायसेन का कुमरा गांव। कुमरा गांव यहाँ पे उद्गम स्थल है। फिर यहाँ से बेतवा जो है ये सांची जाती है। सांची का नाम सुना है, विश्व प्रसिद्ध, यहाँ पर यूनेस्को की विश्व धरोहर है, सबसे बड़ा सांची का स्तूप है। तो सांची जो है नगर किस नदी के किनारे बसा है, बेतवा के किनारे, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे जाओगे आप तो विदिशा भी यहीं पड़ता है। फिर सागर का नाम सुना होगा, सागर से ये विदिशा पहुंचती है ना, विदिशा भैया, बिल्कुल विदिशा में हमने डिस्कस किया हुआ था, अशोक का नाम भी देखा था, है ना। फिर हेलियोडोरस पिलर भी देखा, बहुत सारी चीजें देखी। फिर भैया ये घूमते फिरते फिरते अशोकनगर पहुंचेगी, अशोकनगर से ललितपुर पहुंचेगी, ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई। फिर झांसी पहुंचेगी उत्तर प्रदेश में, फिर ओरछा, ये मध्य प्रदेश में पहुंच गई, निवाड़ी जिले में, ठीक है। फिर यहाँ से महोबा पहुंचेगी, महोबा से बांदा पहुंचेगी, फिर हमीरपुर, और हमीरपुर से यमुना में मिल जाएगी जालौन के पास। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये बेतवा है ना, बेतवा किसकी, यमुना की सहायक नदी है, जो गंगा में मिलती है। तो गंगा अपवाह तंत्र के अंदर ये आ रही है। इसका उद्गम कहाँ है, रायसेन के कुमरा गांव में है। रायसेन भैया भोपाल के पास में पड़ता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गई कि नहीं आई, समझ में आ गई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, अरे आ गई ना, बहुत बढ़िया। इसी बेतवा रिवर पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजघाट बांध, राजघाट परियोजना बनी है, जिसको रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसके बारे में। उद्गम,
हमने डिस्कस कर ही लिया है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव है, वहां से निकलती है। कुल लंबाई 480 किलोमीटर की है, ये पूछ लिया जाता है कई बार, याद रखना है। मध्य प्रदेश में 380 किलोमीटर बहती है, बाकी उत्तर प्रदेश चली जाती है। और दूसरी चीज याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में, यमुना में मिल जाती। कहां पे? हमीरपुर में, यमुना नदी में मिल जाती। बहुत बढ़िया। अन्य नाम की बात करें तो बेत्रवती, बेतवा का नाम है बेत्रवती, ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा शिव की बेटी, ये भी बेतवा का नाम है, बेतवा नदी के, है ना। चलिए, बेतवा नदी किसकी? यमुना की सहायक नदी है, ये याद रखना है। और भैया इसको बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की गंगा, इसको बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है और मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा बोले तो कैसे कैसे कि यार गंगा जितनी गंदी है ना, वैसे ये बेतवा भी बहुत गंदी है। प्रदूषण के मामले में इसको गंगा कह दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, बेतवा नदी बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख नदी है और इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की गंगा, प्रदूषण के कारण बुंदेलखंड की प्रमुख नदियों में से एक है। ठीक है, देवगढ़, देवगढ़ भैया बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, याद रखिएगा। यहां पर आपको गुप्तकालीन साइट है, ये बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो भाई ये सारी चीजें हैं। ये कहां? बेतवा नदी के किनारे पर बसा है। बेतवा का आइलैंड, आइलैंड नहीं आइसलैंड इसको कहा जाता है। किसको? देवगढ़ को। ठीक है, चलो। बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो ये वाली जो सीमा है ना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की, ये वाली, ठीक है, ये सीमा बना रही है, ये नहीं, ये वाली। ठीक है, ये सीमा जो है ये कौन बना रही है? ये बेतवा बना रही है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। भाई चंबल किसकी बना रही थी? मध्य प्रदेश और राजस्थान की। बेतवा किसकी? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की नेचुरल बाउंड्री लाइन बना रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बेतवा नदी के किनारे शहरों की बात कर ली थी हमने, कौन कौन से? विदिशा है, सांची है, ओरछा है, गुना है। तो ये बहुत प्रमुख प्रमुख नाम है तीनों। गुना भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। सहायक नदियों की अगर बात करें तो भैया बीना नदी सहायक नदी है बेतवा की, कीन नदी है, धसान है, सिंध है, देनवा नदी है, काली भीत नदी है और मालिनी नदी है। ये सभी सहायक नदियां हैं। तो मालिनी, काली भीत तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन बीना का कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। केन नदी, धसान नदी, सिंध नदी। ठीक है, तो ये चार नदियां प्रमुख याद रखिएगा सहायक नदियों में। इसके अलावा बेत्रवती के नाम हमने डिस्कस कर ही लिया है, ये पौराणिक नाम है बेतवा का, बेत्रवती। ठीक है, जो इसको कहा जाता था, याद रखना है। बेतवा नदी पर राजघाट बांध है, जो हमने डिस्कस कर लिया है। राजघाट बांध के साथ साथ यहाँ पे माता टीला बांध भी बना हुआ है, दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, संयुक्त सिंचाई परियोजना, ये कई बार पूछा जा चुका है, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश पीएससी। ठीक है, इससे द्वारा अगर बात करें सिंचाई परियोजना से, तो भांडेर हो गया, दतिया हो गया, भिंड हो गया और ग्वालियर, इन सभी जिलों की लाभ मिलता है सिंचाई में। मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, इनमें इन सारी सिंचाई परियोजना के द्वारा इनको प्रॉफिट होता है इस सिंचाई परियोजना। ठीक है ना भाई, जल की आपूर्ति करी जाती है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं केन नदी की। किसकी? केन नदी की। तो केन नदी का जो उद्गम स्थल कैमूर पहाड़ी है, कैमूर पहाड़ी है, याद रखिएगा। क्या भैया? केन नदी का उद्गम स्थल कैमूर की पहाड़ी है। और भैया आप देखेंगे तो यहां से जाएंगे तो पन्ना पड़ेगा। क्या भैया? पन्ना पड़ेगा। पन्ना आपने सुना होगा, हीरा के लिए फेमस है ना। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, और हीरा की नगरी कहलाता है पन्ना। पन्ना टाइगर रिजर्व भी आपने सुना होगा, है ना। तो भैया ये केन नदी पन्ना की प्रमुख नदियों में से एक है। यहीं पर पांडव जलप्रपात है, गाथा जलप्रपात है। ये दोनों क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी में पूछे जा चुके हैं, पांडव जलप्रपात, गाथा जलप्रपात। ठीक है, केन परियोजना में केन अभ्यारण्य भी है, याद रखिएगा। केन घड़ियाल अभ्यारण्य, घड़ियाल के संरक्षण के लिए ये अभ्यारण्य बनाया गया है, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर ही आता है। फिर भैया ये छतरपुर जाती है। ठीक है, छतरपुर से बांदा चली जाती है उत्तर प्रदेश में, और फिर यमुना मिल जाती है। यहाँ पर रनगोवा परियोजना बनी हुई है, उर्मिल परियोजना बनी हुई है। ये छोटी छोटी सी परियोजनाएं, छोटी नदियां हैं जो सहायक नदी है, केन की नदियां। और भैया केन नदी है, यहीं पास से क्या है निकलेगी, क्या आपकी रने जलप्रपात भी है भैया, याद रखिएगा, पन्ना के आगे, मतलब छतरपुर में। ठीक है, अब केन नदी है ही, बेतवा और पास से निकल रही, तो दोनों को जोड़ने की परियोजना चल रही है। ये भारत की पहली लिंक परियोजना है, नदियों को जोड़ने वाली पहली केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना की सबसे पहली परियोजना है। ठीक है, इस पर भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो ये समझ में आ गई चीजें। चलो देख लेते हैं केन के बारे में। कटनी जिले में रीठी तहसील है, उसके कैमूर पहाड़ी से निकलती है, ये याद रखना। कटनी जिले की रीठी तहसील की कैमूर पहाड़ी से केन नदी निकलती है। कैमूर केन, कैमूर केन कटनी,
ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, केन नदी की कुल लंबाई 427 किलोमीटर, कितनी? 427 किलोमीटर है। केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पहुंचती है। कहां? बांदा जिले में। हमने देखा था अभी कि बांदा जिले पहुंच रहे हो। बांदा जिले में एक जगह है, गांव है चिला गांव, का नाम है चिला गांव। चिला गांव में भोजहा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाएगी। तो यमुना की सहायक नदी है ये केन नदी भी, याद रखिएगा, जो गंगा मिल जाती है। ठीक है, अन्य नामों की बात करें तो सूक्तिमती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूक्तिमती जो है राजधानी हुआ करती थी चेदी महाजनपद की। ठीक है, तो सूक्तिमती नाम पुराना हुआ करता था। केन का कर्णवती हुआ करता था, है ना। देखो भाई, कर्णवती केन का कहां से है ना, बेत्रवती वेतवा का है, चरमावती चंबल का। तो समझ पा रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे पौराणिक नाम है। कैनास, कैनास नाम भी केन का, केन, केनास। ठीक है, ये केन नदी के अन्य नामों में एक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट, केन नदी यमुना की सहायक नदी, हमें पता है। यह पन्ना कटनी से तो निकलती है, फिर छतरपुर जाती है और फिर बांदा महोबा, महोबा बांदा पहुंचते हुए ये उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है। ठीक है ना भाई। सहायक नदियों में सोनार नदी आ रही है, सोन नहीं है, सोनार है। ठीक है ना। बीरमा नदी है, पाटर नदी है, बाना नदी है, उर्मिल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर उर्मिल परियोजना बनी है केन पर। ठीक है, सो उर्मिल सहायक नदी आती है केन की। केन नदी पर पांडवा घाट और कोराई ये नामक दो जलप्रपात भी स्थित है। कहां पर? केन नदी पर। पांडव जलप्रपात है, ठीक है, रने जलप्रपात भी है, कोराई भी है, तो हमने गाथा जलप्रपात भी है, ये सभी केन नदी पर ही है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये देख लो एक बार बहुत अच्छे से, कूनो पालपुर। ये भाई अपन आराम से फिर से बात यही कर रहे हैं आपकी, यहाँ पे कुछ समस्या परेशानी तो नहीं होनी चाहिए ना। देख रहे हो ना ये? अरे हाँ कि नहीं देख रहे हो? बहुत बढ़िया। ठीक है, सो ये सारी की सारी यहाँ हम बात करने वाले हैं। ये कूनो नदी जा रही है, ये चंबल यहाँ से निकल रही है। ठीक है, यमुना में मिल जा रही है, यमुना में और भी मिल जाएंगी, ये बेतवा मिल जाएगी, बेतवा ही तो है। ठीक है, चलो अटल सागर बांध शिवपुरी में है। ठीक है, मणिखेड़ा बांध है, ये याद रखिएगा। पहुंच नदी है, पहुंच तो सहायक है बेतवा की। ठीक है, पावा सुल्तानगढ़ भूरा खान जलप्रपात है ये यहाँ पे। बहुत बढ़िया। चलो सिंध नदी, इसकी सिंध नदी की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से ये सिंध नदी निकल रही है। कौन? तो अभी देखिए अपन ने सिंध नदी सिरोंज से, सिरोंज जो है अभी हमने डिस्कस किया था, राजस्थान की पहले तहसील हुआ करती थी रियासत की, उसको कोटा की और फिर मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था। जो कहाँ मिलाया था? विदिशा जिले में मिलाया था। तो सिरोंज तहसील, अभी सिरोंज नया जिला बनना प्रस्तावित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सिरोंज तहसील से निकलती है कौन? सिंध नदी, सिंध सिरोंज, याद रहेगा। बहुत बढ़िया। 470 किलोमीटर की कुल लंबाई है, कितनी? 470 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना से मिल जाएगी। इटावा में ही चंबल नदी मिल रही है, इटावा में ही सिंध नदी मिल रही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भाई ये यमुना की सहायक नदी है सिंध नदी, सिंधु नहीं है, सिंधु अलग है, याद रखिएगा, है ना। ये सिंध है और गुना जिले को दो बराबर भागों में ये विभाजित कर देती है। किसको? गुना जिलों के बीचों बीच से निकलती है सिंध नदी। सिंध नदी की सहायक नदियों में नन है, माहौर है, कुंद है। ठीक है, नन है, माहौर है, कुंद नदी है। सिंध नदी शिवपुरी, दतिया, विदिशा, है ना भाई। विदिशा से निकलेगी फिर शिवपुरी जाएगी, है ना, और दतिया, दतिया से फिर पहुंचते हुए ऊपर जाके इटावा मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? बहुत बढ़िया, डन। कोई समस्या परेशानी यहाँ किसी को भी? ये फिर से वही चंबल वाला लगा है, याद रखो। ये तो मैप बार बार इसलिए लगा रहे हैं कि दिमाग में घुसते चले जाएं कि भैया हाँ जो चंबल ऐसी जा रही है, इससे ये यहाँ पे हाँ छिप्रा मिल रही है, यहाँ क्या मिल रही है? पार्वती मिल रही है, काली सिंध मिल रही है। हाँ हाँ हाँ, तो ये सारी चीजें अगर दिमाग में आ गई ना तो ये क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएंगे मध्य प्रदेश के। बहुत बढ़िया। चलो आज काली सिंध की बात कर ले। काली सिंध नदी, काली सिंध नदी का देवास जिले से उद्गम होता है। कहां से? देवास जिले में। जगह देखें तो बागली गांव, क्या भैया? बागली गांव जगह का नाम है, जो कहां पड़ता है? देवास जिले के अंदर आता है, बागली तहसील, बागली गांव। ठीक है, और इसमें अमोदिया जगह का नाम है प्रॉपर, अमोदिया से ये निकलती है। क्या भैया? काली सिंध नदी निकलती है। काली सिंध की 150 किलोमीटर की लंबाई, कितनी है? 150 किलोमीटर की लंबाई है। और काली सिंध राजस्थान के नौनेरा में जगह है, नौनेरा। क्या है? नौनेरा जगह का नाम है। यमुना नहीं भाई, ये चंबल में है, चंबल। ठीक है, चंबल में मिल जाएगी, यमुना गलत लिख गया, लेकिन हाँ नौनेरा में चंबल नदी में मिल जाती है। तो चंबल की सहायक नदी है काली सिंध, कोई बात नहीं। काली सिंध नदी साजपुर,
ताजपुर नहीं है, वो शाजापुर है। शाजापुर और राजगढ़ ये दोनों जिले जो हैं इसमें बहती है। राजगढ़ ये है, शाजापुर ये है, तो ऐसी निकलती हुई जाएगी ना भाई, है ना। तो बहती हुई राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाएगी, शाजापुर और राजगढ़ जिलों से होती हुई बहती है। और अगर प्रमुख जिलों की बात करें क्या क्या शहर बसे हैं काली सिंध पे, तो देवास, क्योंकि वहीं से निकल रही है, शाजापुर, राजगढ़। फिर ये राजस्थान का है झालावाड़। कोटा भी डिस्ट्रिक्ट किसकी है, किसकी है, राजस्थान की। और माधोपुर का नाम सुना होगा, ये भी किसकी है, राजस्थान की। तो 3 आपके मध्य प्रदेश की, देवास, शाजापुर, राजगढ़, झालावाड़, कोटा और माधोपुर, ये राजस्थान की जिले हैं जहां से, या नगर हैं जहां से होते हुए काली सिंध चंबल में मिल जाती है। काली सिंध की सहायक नदियों में बात करें तो आहू, परवन, सांगोद, लखुंदर, नेवज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी नदियां क्या है, सहायक नदियां हैं। बहुत बढ़िया। अब भैया हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे टोंस नदी की। किसकी, टोंस नदी। टोंस नदी का नाम सुना, बिल्कुल बिल्कुल। गंगा की सहायक नदी है कैमूर पहाड़ी, सतना से निकलती है टोंस। सतना के कैमूर पहाड़ी से टोंस नदी निकलेगी, सतना से होते हुए फिर भैया कहां पहुंचेगी, रीवा पहुंच जाएगी। अब रीवा पहुंचेगी तो यहां पर टोंस परियोजना बनी हुई। फिर भैया यहां आप देखेंगे पूर्वा जलप्रपात का नाम सुना होगा टोंस नदी पर, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके बाद ये जाके गंगा में मिल जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी, बीहड़, चचाई, केवटी, ये सारे के सारे क्या है, जलप्रपात हैं। टोंस नदी को तमसा नदी भी कहा जाता है। चलो, टोंस नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैयर से, मैयर का नाम सुना है, मैयर भवानी, शारदा भवानी, है ना। कर दो कृपा महारानी मोरी शारदा भवानी, और शारदा भवानी भैया बुद्धि की देवी है, ठीक है। सो उनकी तो चाहिए है अपन को कृपा। तो भैया मैयर में बहुत बड़ा शक्तिपीठ है शारदा मैया का, ठीक है। वहीं मैयर में जो कैमूर पहाड़ी पर पड़ता है, सो कैमूर पहाड़ी से ये टोंस नदी निकलती है, और 320 किलोमीटर की ये टोटल इसकी क्या है, लंबाई है, 320 किलोमीटर। अब आगे जाके उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद पहुंचेगी टोंस नदी, और सिरसा गांव में गंगा नदी से डायरेक्टली मिल जाएगी। गंगा नदी से मिल रही है, वाह वाह वाह। चलिए, टोंस नदी को एक और से तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। एक और नाम है, अन्य नाम तमसा नदी, तो ये भी याद रखना है। टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है। रामायण काल में वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में इसके बारे में लिखा है। इसके बारे में, टोंस नदी, तमसा नदी के बारे में लिखा हुआ है, जो अयोध्या के निकट बहती थी। तो भैया अयोध्या, भाई ऑब्वियस ही बात है ना, कहां जाके ये गंगा से मिल रही है, इलाहाबाद। इलाहाबाद के पास ही तो अयोध्या पड़ रहा है, ठीक है ना। तो बस वहीं के पास से निकलती थी, तो इसीलिए तो वाल्मीकि जी ने रामायण में इसका वर्णन किया हुआ है। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो भैया ये देख पा रहे होंगे आप, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, ये सोन नदी है पूरी। सोन नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोने के टुकड़े मिल जाते हैं यहाँ पे, इसीलिए सोना, स्वर्ण नदी भी कहते हैं, स्वर्ण नदी, ठीक है। अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक के पास से एक जोहिला नदी भी बहती है वहीं अमरकंटक पहाड़ी से अनूपपुर में, लेकिन ये थोड़ी सी घूम फिर के वापस आके मिल जाती है, किससे, उनसे, ठीक है। चलो, यहीं से एक और नदी निकलेगी जो सीधी चली जाएगी, नर्मदा, है ना, पश्चिम में ही बहती रही। चलो, तो ये भैया अमरकंटक पहाड़ी से निकलेगी, शहडोल में मिल जाएगी टोंस नदी। फिर ऊपर जाओ तो सीधी पड़ेगा, सिगरौली पड़ेगा, फिर सोनभद्र, ये उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं। सीधा सिंगरौली के बाद उत्तर प्रदेश सोनभद्र ही लग जाता है। फिर भैया आप जाओगे तो मिर्जापुर और फिर दानापुर, पटना के पास ये भैया, पटना मतलब बिहार की बात चली, वहां गंगा से मिल जाएगी, ठीक है भाई। रेहंद परियोजना बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बाण सागर परियोजना बनी हुई है, कहां बनी हुई है, सोन नदी पर ही बनी हुई है भाई साहब, ठीक है। चलो अच्छे से देख लेते हैं। अनूपपुर जिला है मध्य प्रदेश में, बिल्कुल है, उसमें ही अमरकंटक पहाड़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस पे हमने अमरकंटक जिले पे, अनूपपुर जिले पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जिले यात्रा पे वो वीडियो बनी है जिस पे हमने पूरी बात करी हुई थी। तो अमरकंटक पहाड़ी से ये निकलती है, कौन, सोन नदी निकलती है। 780 किलोमीटर की टोटल लंबाई है किसकी, सोन नदी, 780 किलोमीटर की। तीन राज्यों में थी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है ना भाई। मध्य प्रदेश में इसकी 509 किलोमीटर की टोटल लंबाई, कितनी, 509 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। बिहार में आरा जगह का नाम है, आरा यानी पटना के पास में पड़ता है आरा, रामपुर में गंगा नदी में ये मिल जाती। तो भी ये गंगा की सहायक नदी, याद रखिएगा। अन्य नामों में नंद, सुवर्ण, हिरण्यवाह, सोवा, स्वर्णावती, तवागधी, ये सभी नाम किसके हैं, सोन नदी के मिलते हैं, पौराणिक नाम है। और सारे सोना मिलने के कारण स्वर्ण नदी मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में भी नाम है। चलो अपन देखेंगे, यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है और दाहिने तट से गंगा पर मिल जाती है, सबसे बड़ी नदियों में एक है, ठीक है। चलिए, केमूर, त्रिणी और छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का
पठार जो है भारत का रूर प्रदेश कहलाता है, ठीक है। तो इसके बीच की सीमा जो है वो कौन, सोन नदी ही बनाती है। कैमूर पहाड़ी और भाई दोनों के बीच से निकल रही है, तो ये कैमूर पहाड़ी हो गया, ये क्या होगा, छोटा नागपुर का पहाड़। दोनों में विभाजन कौन करेगी, सोन नदी करती है। और दुर्लभ प्रजाति के कछुए भी कहां पाए जाते हैं, सोन नदी में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश पीएससी में, है ना। इसके अलावा टॉलमी 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 बहुत पुराने भैया ये ज्योग्राफिस्ट रहे हैं, ज्योग्राफी के भूगोलविद कहलाते हैं, ठीक है। सोन नदी को इन्होंने सोआ क्या नाम दिया है, सोआ नाम दिया हुआ, सोआ, ठीक है। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहते हैं क्योंकि इस नदी में बहुत सारे सोने के कण मिल जाते हैं, है ना। तो स्वर्ण नदी भी इसको कहा जाता है, सोन नदी इसलिए बोल दिया गया है ना। सोन नदी की सहायक नदियों में घग्गर है, गोपद है, जोहिला है, रिहंद है। रिहंद पे रिहंद बांध बना हुआ है ना, रिहंद परियोजना चलती है। सहायक नदियां हमने बात करी ली है, ठीक है। इस पर बाण सागर परियोजना, है ना, बाण सागर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शहडोल जिले के देवलोंद में ये जो बाण सागर परियोजना है ये स्थित है। कहां, शहडोल जिले के देवलोंद में बाण सागर परियोजना स्टैब्लिश की गई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना। वाल्मीकि रामायण का नाम सुना ही होगा, तो उन्होंने सोन नदी का वर्णन सुभागदी, क्या सुभागदी के नाम से किया है। सोन नदी का वर्णन किसने, वाल्मीकि जी ने। नेक्स्ट है यहाँ पे आगे देखोगे आप तो भैया ये जाती 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 नर्मदा नदी। इसका क्वेश्चन तो पक्का बन ही जाता है, सबसे बड़ी नदी है यार, भारत की पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैकाल पर्वत से अभी हमने देखा था क्या, गंगा तो हो गया, गंगा अब्बा तंत्र खत्म। दूसरा आप किसका, नर्मदा अब्बा तंत्र की बात चल रही, खुद का ही अपना अब्बा तंत्र है। सबसे बड़ी नदियां हैं मध्य प्रदेश में, सबसे बड़ी नदी, ठीक है। तो भैया अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम हो रहा है अनूपपुर में ही, ठीक है। पुष्पराजगढ़ ये जगह का नाम है। वहां से भैया जाएगी तो डिंडोरी में, डिंडोरी के बाद मंडला, मंडला से पहुंचेगी रायसेन, रायसेन से नरसिंहपुर, नरसिंहपुर से होशंगाबाद, होशंगाबाद से हरदा, हरदा से खंडवा, खंडवा से खरगोन, धार, धार से बड़वानी, बड़वानी से अलीराजपुर और फिर गुजरात में पहुंच जाती है अलीराजपुर के बाद। तो ये याद रखना है जिले कौन कौन से हैं। अब इन जिलों में क्या क्या है, देखो भैया उद्गम स्थल है, ये तो बहुत अपने आप में तीर्थ क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। फिर डिंडोरी तो ठीक है, मंडला में थावर परियोजना है, ठीक है, थावर परियोजना। उद्गम की अगर बात करें तो यहाँ पर जलप्रपात भी हैं अमरकंटक में शुरुआत में, बिल्कुल। कौन कौन से, कपिल धारा, दुग्ध धारा और दुर्गा धारा, ये 3 जलप्रपात हैं। किसके किसके, अभी पूरे जलप्रपात के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नर्मदा के बहुत सारे जलप्रपात हैं जिसमें शुरुआत में कपिल धारा, दुर्गा धारा और दुग्ध धारा, ये जलप्रपात कहाँ है, ये अनूपपुर में ही बनेंगे, नर्मदा पे, ठीक है। फिर भैया डिंडोरी, डिंडोरी में ज्यादा ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन मंडला में थावर परियोजना है, थावर नदी है, सहायक नदी है ये गंगा की, ठीक है। इसके बाद भैया ऊपर पहुंचे अपन तो यहां पर नरसिंहपुर वाले जबलपुर की बात चल रही है, तो जबलपुर पहुंचे, जबलपुर में बरगी नदी पर बरगी परियोजना जो सहायक नदी है नर्मदा की, बरगी परियोजना को रानी अवंतीबाई सागर परियोजना भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जबलपुर में धुआंधार बेड़ाघाट जलप्रपात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, जो नर्मदा नदी पर है, ठीक। फिर उसके बाद गए भैया आगे बढ़े तो नरसिंहपुर, नरसिंहपुर पहुंचेंगे, नरसिंहपुर में अर्जुन कुंड, भीम कुंड और सतधारा, ये जलप्रपात है, तीनों के तीनों याद रखिएगा। अर्जुन कुंड, भीम कुंड और सतधारा जलप्रपात, ये तीनों कहाँ है, नरसिंहपुर में पड़ेंगे, नर्मदा नदी पर। आगे जाएंगे भैया तो रायसेन पड़ जाएगा, रायसेन में भैया फिर यहाँ पे आगे जाओगे तो बारना नदी यहाँ पे क्या है, आपकी सहायक नदी है। फिर होशंगाबाद जाओगे तो होशंगाबाद के पास तवा नदी आपसे मिल जाएगी, तवा बांध बना है, तवा बांध बहुत बड़ा बांध है, याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर। फिर भैया यहाँ पे कोलार बांध है, कोलार, सीहोर में आपको नाम सुना होगा, सीहोर से कोलार निकलती है, और भैया कोलार, कोलार बांध यहाँ पे बना हुआ, बहुत बढ़िया। हरदा पहुंचेंगे, हांडिया पहुंचेंगे, यहाँ पे फिर खंडवा पहुंचेंगे, खंडवा पहुंचेंगे तो ओमकारेश्वर परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है जो किस पे बनी हुई है, नर्मदा नदी पर। खंडवा जाएंगे, खंडवा में मंदाता, ददरी, ये जलप्रपात है, याद रखिए, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मंदाता जलप्रपात कहां पे है, खंडवा में है, किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। दर्दी, दर्दी जलप्रपात, ठीक है। सूक्ता बांध बनी हुई है यहीं खंडवा में, और इंदिरा सागर बांध है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इंदिरा सागर बांध परियोजना कहां है, खंडवा में, किस पे है, नर्मदा नदी पर। आगे जाओगे भैया तो खरगोन पहुंचोगे, बीच में नेमावर एक क्षेत्र है भैया, बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है, याद रखिएगा। ओमकारेश्वर परियोजना भी खंडवा में, इंदिरा गांधी परियोजना भी खंडवा में। खरगोन पहुंचोगे भैया, खरगोन में जाओगे ऊपर तो भैया महेश्वर बांध है, याद रखिएगा, क्या महेश्वर बांध कहां है, खरगोन में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर बनता है, कहां पर बनता है, खरगोन में बनेगा। इसके अलावा साटक बांध भी है, देजला देवड़ा बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। देजला देवड़ा बांध कहां है भैया, कहां है, खरगोन में।
फिर भी आगे गए धार, बड़वानी, बड़वानी के बाद झाबुआ पहुंचेंगे। झाबुआ में आप देखोगे तो यहाँ पे ठीक है, बढ़िया है। झाबुआ के बाद अलीराजपुर, अलीराजपुर में जोबट परियोजना है, ये पूछ लिया जाता है। अलीराजपुर में जोबट परियोजना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जोबट परियोजना को चंद्रशेखर आजाद परियोजना भी कहा जाता है, ठीक है। अलीराजपुर चंद्रशेखर आजाद की नगरी है, याद रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया। भावरा गांव जिसका नाम बदल के चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया है, वही जोबट परियोजना वही है, ठीक है। सो जोबट परियोजना को चंद्रशेखर आजाद परियोजना भी कहा जाता है। फिर पहुंचे भैया ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र की बाउंड्री के बाद गुजरात के भरूच, और गुजरात में यहाँ पे सरदार सरोवर परियोजना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कौन सी सरदार सरोवर परियोजना किस पे है, नर्मदा नदी पर है। तो भैया इतने सारे क्वेश्चन आपके सीधे सीधे नर्मदा नदी के यही बना दिए मैंने आपकी, पूरे कौन कौन से जिले से निकल रही है उद्गम से लेके एंडिंग तक। फिर भैया किस किस जिले से प्रवाहित हो रही है, किस जिले में कौन सी, अगर भाई जलप्रपात है तो जलप्रपात, कौन से बांध है तो बांध। अब क्या चाहिए, तो ये तो सीधी बात हो गई है ना। चलो 1312 टोटल इसकी लंबाई है नर्मदा नदी की। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। सहायक नदियां कितनी हैं, 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा की, याद रखिएगा कितनी, 41 सहायक नदियां हैं, छोटी बड़ी नदियां जो किससे मिलती है, नर्मदा नदी से मिलती है। 1312 किलोमीटर, सबसे पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी ये नदी है मध्य प्रदेश की, ठीक है। रिफ्ट वैली में बहती है, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। चलो अब देख लेते हैं आगे चल के नर्मदा के बारे में। तो नर्मदा का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी में मैकल श्रेणी से हुआ है, और लंबाई की बात करें 1312 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अवसान की बात करें तो भैया भरूच, भरूच गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे खंबात की खाड़ी है, वहां पर ये अरब सागर से मिल जाती है, खंबात की खाड़ी, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है यहाँ पे मेकल सुता, इसका पुराना नाम है, याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रेवा नाम है, रेवा, रेवा है ना, रेवा के कारण रीवा शहर का नाम पड़ा है, ठीक है। सो रेवा है। कावेरी नाम है, कावेरी ओमकारेश्वर में इसको कहते हैं कावेरी, वो वाली साउथ वाली कावेरी नदी नहीं, ये ओमकारेश्वर में कावेरी कहलाती। शिवपुत्री, सोमो देवी, सोम प्रभा, नामोदास, ये नामोदास पूछा जा चुका है कई बार, याद रखिएगा। नामोदास किसने नाम दिया है, किसका नाम है, मतलब नर्मदा का नाम है, और ये मध्य प्रदेश पीएससी तक में पूछा जा चुका है। तो ये पुराने नाम है, अन्य नाम है नर्मदा के, ये कई बार पूछे जाते हैं। चलिए जल प्रवाह की बात करें तो 93,180 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र है, अगर टोटल एरिया की बात करें नर्मदा का कैचमेंट एरिया, ठीक है। बेसिन की बात करें तो मध्य प्रदेश में 89.9%, मतलब लगभग 90% मध्य प्रदेश में ये बेसिन है। महाराष्ट्र में 2.7% और 8.5% गुजरात में ये है। तो 3 राज्यों में बह रही है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, मतलब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है एक्चुअली, लेकिन ठीक है, ठीक है। तो 3 राज्यों में ये नर्मदा नदी बह रही है। सबसे ज्यादा 90% लगभग किसका है, मध्य प्रदेश में बहती है, कैचमेंट एरिया वही है, और 1077 किलोमीटर ये बहती है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से जा रही है, 15 जिलों से होकर जा रही है, 52 जिलों में से 15 जिलों में से जा रही है, ठीक है ना भाई साहब, याद रखिए 15 जिलों से होकर निकलती है नर्मदा नदी। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 41 सहायक नदियां हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नामोदास जो है वो टॉलमी ने इनको नाम दिया है, नर्मदा का नाम टॉलमी, टॉलमी बहुत बड़े भूगोलवेत्ता हुआ करते थे, उन्होंने नामोदास नाम नर्मदा का दिया है। किसका, नर्मदा का नामोदास नाम दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश पीएससी तक पे, तो इसको भी नहीं भूलना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नर्मदा नदी भारत की हृदय रेखा भी कहलाती, क्या कहलाती, भारत की हृदय रेखा नर्मदा नदी को, ठीक है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा तो कहलाती ही है, साथ ही गुजरात की भी जीवन रेखा इसको कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों की जीवन रेखा किसको, नर्मदा को कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश की पहली ऐसी नदी है जिसे जीवित नदी का दर्जा दिया गया है 2017 में। जीवित नदी का दर्जा, पहली नदी है जिसको दिया गया है जीवित नदी का दर्जा, 2017 में दिया गया है, मध्य प्रदेश की पहली। और भारत की पहली गंगा नदी है जिसे जीवित नदी का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, ये हमें पता है। और भैया ये एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी को ज्वार नदमुख हिंदी में बोलते हैं, ज्वार नदमुख। जो नदी पश्चिम की ओर बहती है वो भैया डेल्टा नहीं बनाती, वो क्या बनाती है, वो एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां क्या हैं, वो पूरा डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा, एस्चुरी बनाती है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कितनी है, टोटल तो 41 है, याद रखिएगा। प्रमुख की बात करें तो बंजर, दूधी, सक्कर, तवा, सीर, बरनार, हिरण, वरना, मान, देनवा, तिंदौली, और भी बहुत सारी है, याद रखिएगा। ये सहायक नदियां हैं किसकी, नर्मदा नदी की। बहुत बढ़िया। नर्मदा नदी भारत के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के मध्य में एक विभाजक रेखा के रूप में बहती है, याद रखिएगा। नर्मदा के ऊपर उत्तर भारत और नर्मदा के नीचे दक्षिण भारत,
ठीक है, समझ गए। तो ये उत्तर दक्षिण को बांट देती है, बीच में कर देती है। बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश के पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों में सबसे प्रमुख नदी है नर्मदा नदी, उसके बाद ताप्ती नदी, और दोनों नदियां मध्य प्रदेश से ही बह रही हैं और भ्रंश घाटी में बह रही है। ठीक है, याद रखिएगा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है। ये हमने डिस्कस कर ही लिया था। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है? एस्चुरी या ज्वार नदबुक बनाती है, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बात कर ले तो 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, फिर अरब सागर में मिल जाती है। बहुत बढ़िया। 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें प्रमुख नदियों में तवा, हिरण, शक्कर, दूधी, करजन, सेर, बनास, मान, ये सब प्रमुख नदियां हैं। नर्मदा नदी के तटीय शहर कौन कौन से शहर हैं हमने डिस्कस कर तो लिया है, वैसे भी हमने जो डायग्राम देखा था उसमें, लेकिन नाम और देख लो। तो भैया अमरकंटक से निकलेगी सबसे पहले तो अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, निमाड़ वाला क्षेत्र है, मंडला हो गया, ओमकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, झाबुआ, धार, बड़वा, साडिया, ये सभी के सभी नगर जो हैं ये कहां हैं? नर्मदा के किनारे बसे हुए हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, जिनमें कुछ कुछ तो याद रखना। एक तो अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, इसके अलावा ओमकारेश्वर, महेश्वर, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बड़वाह भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, सो ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो अब फिर पूछे जा सकते हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें। नर्मदा नदी पर बांध बहुत सारे हैं जो हमने देख तो लिए थे, लेकिन यहां नाम देखें तो इंदिरा सागर खंडवा में है, इंदिरा सागर बांध, और ये कई बार पूछ लिया जाता है। सरदार सरोवर गुजरात में है, नवेगांव में, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है जो नर्मदा नदी पर है। महेश्वर परियोजना महेश्वर में है। ठीक है, बरगी परियोजना, जिसको रानी अवंतीबाई सागर परियोजना भी कहा जाता है, जबलपुर में है, जो बरगी में तहसील में है। ओमकारेश्वर परियोजना, ये हमने देख ही लिए थे नाम। और अगर बात करें तो जलप्रपातों में सबसे पहले कपिलधारा, दुग्धधारा हमने बात करी थी, है ना। दुर्गाधारा भी है, अनूपपुर में ही है। धुआंधार भेड़ाघाट में है, जबलपुर में, जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये सारे क्वेश्चन यहां जलप्रपात के पूछे जा चुके हैं। सहस्त्रधारा महेश्वर खरगोन में है, याद रखिएगा। सहस्त्रधारा जलप्रपात अभी 2-3 साल पहले मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा था। दर्दी जलप्रपात बड़वाह में है। मंदादा जलप्रपात जो है बड़वाह में है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन जो है ये 1980 में किया गया था। इसमें भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के कारण 1980 में फिर वो बना था ना अपना इंदिरा गांधी बांध, इंदिरा सागर परियोजना, तो उसमें भैया वो गांव डूब रहे थे, तो मेगा पार्ट करने यहाँ नर्मदा बचाओ आंदोलन और सारी चीजें करी। तो नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण जो है 1980 में गठित हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ये देख लो भैया बहुत अच्छे से, ये सहायक नदियां हैं, ये यहां से जा रही है। ठीक है, सहायक नदियां देख रहे हो, छोटी तवा हो गई, यहाँ पे कोलार हो गई, मान हो गई, करौल हो गई, और फिर भैया सारी सारी हथनी हथनी सब तवा देख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम शक्कर नदी की बात करेंगे। शक्कर नदी ये सहायक नदी है, बड़ी नदी है नर्मदा की, है ना। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से, अमरवाड़ा तहसील से ये सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, और शक्कर नदी नरसिंहपुर जिले में नर्मदा में मिल जाती है। तो नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी लिखा ही है। नर्मदा और शक्कर के संगम पर संगनेश्वर मंदिर, क्या है भैया? संगनेश्वर मंदिर बना हुआ है। हरद नदी और शक्कर नदी के संगम पर महाशिवरात्रि के अवसर पर कोटरा महादेव का मेला लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करेंगे तवा नदी, जो इंपॉर्टेंट है, हालांकि है तो सहायक नदी ही, लेकिन क्या करें भाई, इंपॉर्टेंट नदियों को हमें देखना है नर्मदा नदी की। तो तवा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की कालीभीत पहाड़ी से निकली है। क्या? कालीभीत पहाड़ी जो है वो महादेव श्रेणी में स्थित है, सतपुड़ा के अंतर्गत। ठीक है, तवा नदी 172 किलोमीटर की नदी है। तवा नदी होशंगाबाद के निकट बंदरामान बोलते हैं, नर्मदा नदी में यहां पर ये मिल जाती है। नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो तवा नदी ही कहलाती है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, तवा नदी या फिर नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो तवा नदी है। ठीक है, तवा नदी मालिनी देनवा, ये तवा की सहायक नदी है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी? अब यहाँ पे याद रखिएगा, सड़क पुल जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल जो है वो तवा नदी पर ही बना है। अगर होशंगाबाद आ रहे हो इटारसी से बाय रोड, तो एक बहुत बड़ा पुल मिलेगा आपको, 1300 मीटर का लंबाई है, लगभग 1300 से थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, सो 1322 मीटर ये होशंगाबाद में आपको मिलता है, होशंगाबाद के पास में। तो सबसे बड़ा जो सड़क पुल है वो तवा नदी पर मध्य प्रदेश में बना है, और तवा जलाशय भी मध्य भारत का बहुत बड़ा जलाशय कहलाता है। तवा परियोजना, तवा जलाशय। ठीक है, पर्यटकों को बांध, तवा बांध जिसको कहते हैं, जलाशय के लिए पर्यटन विभाग द्वारा यहां पर क्रूज नाव की सेवा भी उपलब्ध कराई गई है। क्रूज के द्वारा आप जा सकते हैं, नाव के द्वारा। ठीक है, चलिए यहां कोई दिक्कत परेशानी? अब ताप्ती नदी पे देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताप्ती परियोजना।
है ना, तीसरे पे आ गए हम, गंगा पढ़ लिया, नर्मदा पढ़ लिया, अब तीसरा ताप्ती आपका। चलो तो ताप्ती आप देखोगे यहाँ पे ताप्ती नदी निकलेगी मुल्ताई से, इसी के नाम पर मूल तापी, इसीलिए मुल्ताई कहा जाता है, बैतूल में निकलती है, ठीक है। सो उद्गम स्थल है मुल्ताई, फिर भैया ये घूमती घूमती बैतूल, बैतूल से फिर भुसावल महाराष्ट्र पहुंच गए, ठीक है। और ये जाते 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 बुरहानपुर एमपी में घुस के हुए फिर महाराष्ट्र पहुंच गई, और फिर भैया जाके सूरत के बाद फिर खंबात की खाड़ी में मिल गई अरब सागर, ठीक है। ये भी पश्चिम की ओर बह रही है, ये रिफ्ट वैली में बह रही है, कोई दिक्कत परेशानी। यहाँ पेन गंगा पूर्णा ये सहायक नदियां हो गई, यहाँ पर पारसडो ये बांध बना है, सुक्ता नदी इसकी सहायक नदी है ना, सारी चीजें। चलो देख लेते हैं आगे। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंतर्गत आती है काली सिंध पहाड़ी, सतपुरा श्रेणी के अंदर है मुल्ताई, है ना, मुल्ताई चोटी है वहां से। मुल्ताई वैसे तहसील भी है बैतूल जिले के अंतर्गत, याद रखिएगा। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर की लंबाई के साथ तीसरी सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की, ठीक है। मध्य प्रदेश में 279 किलोमीटर ये बहती है, ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी। ताप्ती नदी सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में अरब सागर में मिल जाएगी। अन्य नामों में बात करें तो सूर्यपुत्री, तापी, सुरसुता और पयोषणी, ये सभी इनके पुराने पौराणिक नाम हैं किसके, ताप्ती नदी के। ताप्ती नदी की बात करें तो ये महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश में तो बहती है, उसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में ये प्राकृतिक सीमा बनाती है। ये यहां से ऐसी जो सीमा दिख रही है मध्य प्रदेश की, ये ताप्ती नदी की है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक सीमा बना रही है दक्षिण की, समानांतर भ्रंश घाटी में बहती है। कौन सी समानांतर, नर्मदा के, नर्मदा ऊपर से बह रही है, यहां से नर्मदा जाएगी और ये ताप्ती जाएगी, तो समानांतर हो गई ना। तो भ्रंश घाटी में दोनों बह रही हैं समानांतर। ताप्ती की सहायक नदियों में गोपद, पूर्णा, अनेर, कालीभीत, उतावली, ये सभी उसकी सहायक नदियां कहलाती हैं। याद रखिएगा ये भी पश्चिम की ओर बहती है और ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी बनाती है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है पश्चिम में बहने वाली, मध्य प्रदेश और भारत की भी, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। महाभारत में ताप्ती नदी को भगवान सूर्य की पुत्री भी बताया है महाभारत में। साथ ही साथ ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना, इसमें अपर ताप्ती, लोअर ताप्ती, ये दोनों परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, अपर ताप्ती और लोअर ताप्ती परियोजना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पे बेनगंगा नदी है, ठीक है। बेनगंगा नदी है, ये यहाँ पे सिवनी से निकलेगी, सिवनी जिला है, और ये दक्षिण की ओर जा रही है, नीचे उतरती चली जा रही है, प्राणहिता है ना, महाराष्ट्र में चली जा रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। संजय गाड़ी परियोजना जो है वो यही बनी है बेनगंगा नहर पे, ठीक है। और परसवाड़ा पठार है यहाँ पे, और बरधा इसकी सहायक नदी है। छिंदवाड़ा में पेंच, कान, ठीक है, और चंदन देवरी, बावनथड़ी परियोजना भी यही बनी हुई है, ठीक है। इसको प्राणहिता बोल देते हैं दोनों को, किसको, बेनगंगा और बरधा नदी जब संगम करती हैं, इकट्ठी हो जाती तो उसको प्राणहिता नया नाम मिल जाता है। चलो डिस्कस करते हैं उसके बारे में, बहुत बढ़िया। बेनगंगा नदी, बेनगंगा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से, सिवनी जिला अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सिवनी जिला ये है सबसे लास्ट सेकंड नंबर पे, तो सिवनी जिले से निकलती है और नीचे ही दक्षिण की ओर बह रही है, ठीक है। तो सिवनी जिले की मुंडारा, ये जगह का नाम है, गांव का नाम है, परसवाड़ा पठार पड़ जाता है यहाँ पे, तो परसवाड़ा पठार से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 570 किलोमीटर की थी, 570 किलोमीटर की कुल लंबाई है, बहुत बढ़िया। बेनगंगा महाराष्ट्र में बरधा नदी में मिल जाती, किसमें मिल जाती, बरधा नदी में मिल जाती है, और इनके अन्य नामों में बेन्या, दिदी, ये सभी बेनगंगा के अन्य नामों में से एक है। इस नदी का विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 2 राज्यों में है, ये मध्य प्रदेश है, नीचे महाराष्ट्र है, 2 राज्यों में इसका विस्तार है, क्योंकि हम गोदावरी नदी तंत्र पे आ गए हैं, गोदावरी की ही सहायक नदी में मिलेगी ये, ठीक है। बेनगंगा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है, बेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। सिवनी और बालाघाट जिलों में बहती हुई ये सिवनी जिले की जीवन रेखा कहलाती है, कौन, बेनगंगा, ठीक है। बेनगंगा नदी महाराष्ट्र के भंडारा, भंडारा जो होता है ना, नहीं भंडारा जिले का नाम है महाराष्ट्र में, पहले ये मध्य प्रदेश में ही हुआ करता था, इसको अलग कर दिया गया था, अपन डिस्कस करेंगे जब हम मध्य प्रदेश का पूरा गठन करेंगे। तो भंडारा जिले में बरधा नदी से ये मिल जाती है, और इन दोनों के मिलन स्थल को, संगम को क्या कहा जाता है, प्राणहिता कहा जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा इसको, कई बार मध्य प्रदेश पीएससी तक में पूछा जा चुका है, प्राणहिता किसके संगम को कहा जाता है, तो वर्धा और बेनगंगा दोनों के संगम को प्राणहिता कहा जाता है, याद रखिएगा। देख लो, बेनगंगा प्लस बरदा इक्वल टू प्राणहिता, मैथ हो गई, सिंपल मैथ है। चलो, बेनगंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बना है, ये याद रखना है, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध जो है वो इसी बेनगंगा रिवर पर बना है, जिसे भीमगढ़ बांध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भीमगढ़ बांध कहा जाता है, और नया नाम क्या है, संजय सरोवर
बांध, संजय सरोवर बांध, ये सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है एशिया का, मध्य प्रदेश का नहीं, भारत का नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है संजय सरोवर बांध, जिसे भीमगढ़ बांध भी कहा जाता है, जो सिवनी जिले में है। कहां है भैया? सिवनी जिले में, क्योंकि बेनगंगा वहीं से तो निकल रही है। बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश की ओर बहने वाली नदियां की अगर बात करें तो दक्षिण की ओर मध्य प्रदेश से बहने वाली नदियों में एक बहुत बड़ी नदी है। सहायक नदियों में थावर नदी है, थावर परियोजना चलती है इस पे, कठानी है, हिर्री है, चंदन है। बावनथड़ी परियोजना जो है ये भैया मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, याद रखिएगा, बावनथड़ी परियोजना, ठीक है। कान्ह है, ये सभी सहायक नदियां हैं। बेनगंगा पर अपर बेनगंगा संजय सरोवर परियोजना, ये दो परियोजनाएं हैं। साथ ही साथ बालाघाट और सिवनी में ये दोनों है। अपर बेनगंगा बालाघाट में है, संजय सरोवर सिवनी में। बहुत बढ़िया। इसके बाद वर्धा नदी की बात कर लेते हैं। बेनगंगा के बाद वर्धा, ये दोनों नदियां जो है मध्य प्रदेश की दक्षिण में बहती हैं और प्राणहिता गोदावरी के अंतर आती है। तो वर्धा नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलेगी, बैतूल के मुल्ताई से ही निकलेगी, याद रखिएगा। मुल्ताई से क्या? ताप्ती निकली, अब ताप्ती पश्चिम में चली गई और ये दक्षिण में चली गई। जैसे अमरकंटक से 3 नदियां निकल रही हैं, एक नर्मदा पश्चिम में जा रही है, उत्तर में सोन जा रही है और घूम फिर के जोहिला भी सोन में मिल जा रही है। तो 3 बड़ी नदियां जो हैं वो अमरकंटक से निकल रही है। वैसे मुल्ताई से 2 बड़ी नदी निकल रही है, एक तो ताप्ती जो पश्चिम में बह रही है और दूसरी आपकी वर्धा नदी जो दक्षिण में बह रही है, ठीक है। तो मुल्ताई से निकल रही है, 525 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है वर्धा नदी की, और महाराष्ट्र में ये बेनगंगा नदी से मिल जाती है। सहायक नदियों में हिर्री, जाम, ये इसकी सहायक नदी किसकी है भाई? वर्धा नदी की है। और वर्धा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी आती है। तो गोदावरी की सहायक नदियां एक तो वर्धा नदी हो गई जिसकी हमने बात कर ली है, दूसरी कौन सी हो गई? बेनगंगा हो गई। कौन सी हो गई? बेनगंगा हो गई। और इन दोनों के मिक्स होने पर एक नई नदी बन जाती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? प्राणहिता कह रहे हैं। और ये दोनों की दोनों गोदावरी की सहायक नदियां, याद रखना है, ठीक है ना भाई। सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कहीं अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे सीधे। फिर आप कहोगे कि सर कहां से आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन यही तो आ रहा है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, क्या ही गलत है इसमें। चलो चलो, भूदान आंदोलन का नाम सुना है कि नहीं सुना है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भूदान आंदोलन, इस पे हमने डिस्कस किया भी है कि नहीं किया है? अरे बिल्कुल किया होगा भैया। गांधी जी के राजनैतिक उत्तराधिकारी जो थे आचार्य विनोबा भावे, तो विनोबा भावे ने ये भूदान आंदोलन जो है वो स्टार्ट करवाया था। तो भूदान आंदोलन के समय विनोबा भावे जो है वर्धा नदी के तट पर ये आए थे, ठीक है। कपिल मुनि का नाम सुना है आपने? नहीं सुना? कपिल मुनि न्याय दर्शन के लिए बहुत फेमस है, याद रखिएगा। कपिल का न्याय जो है वो बड़ा महान है ना। सो न्याय दर्शन के लिए कपिल मुनि, और कपिल मुनि ने यहां तपस्या की थी कि वर देने की वजह से नदी का नाम वर्धा पड़ गया था, है ना। वर दे दिया था, वरदान मांगते हैं ना वही वरदान, तो वर्धा नाम पड़ गया था, जो कालांतर में आगे जा जाके वर्धा नाम हो गया। लोग बाग कुछ भी बोलने लग जाते, तो अपभ्रंश में वर्धा से वर्धा हो गया, ठीक है। तो नाम वर्धा हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए पेंच नदी की बात कर ले, ये भी गोदावरी में उसकी सहायक नदियों में एक है। ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से। भैया देखो यार, ये है बालाघाट, क्या है ये? बालाघाट। ये सिवनी है, तो सिवनी की हमने बात कर ही ली थी। अब ये है छिंदवाड़ा, ये सबसे बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा क्षेत्रफल के मामले में। तो छिंदवाड़ा जिले से ये पेंच नदी निकल रही है। और पेंच अभ्यारण्य का नाम सुना होगा, मोगली लैंड का नाम सुना होगा, ये सभी इसी के बीच बीच में है। पेंच अभ्यारण्य, पेंच राष्ट्रीय पार्क है ना, तो वो सब इधर ही। तो छिंदवाड़ा जिले से क्या है? पेंच नदी निकल रही है। इसकी कुल लंबाई जो है 274 किलोमीटर की है, और मध्य प्रदेश में 206 किलोमीटर ये बहती है। अब ये भैया महाराष्ट्र जाएगी, दक्षिण में बहेगी, है ना। नागपुर तो नाम सुना ही है महाराष्ट्र में, है ना, पहले मध्य प्रदेश में हुआ करता था, अब नहीं है ना। तो नागपुर कान्ह नदी में मिल जाती है, नागपुर में जाके, ठीक है। बहुत बढ़िया। पेंच नदी सिवनी जिले में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमने डिस्कस भी किया है। जंगल बुक यहीं बनी हुई है ना, रुडयार्ड किपलिंग की ये रचना है, ठीक है। तो भाई पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीच से, बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, और ये कान्ह नदी की सहायक नदी है। कान्ह नदी आगे जाके कहां है? गोदावरी में मिल जाती है। बहुत बढ़िया। पेंच नदी, कान्ह नदी, पेंच नदी और बावनथड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कान्ह, पेंच, बावनथड़ी बेनगंगा नदी की सहायक नदियां हैं। हमने बात तो कर ही ली थी। पेंच नदी पर 2 प्रमुख बांध हैं, कौन से? माचागोरा बांध और तोतला डोह बांध। माचागोरा और तोतला डोह बांध कहां हैं? ये पेंच नदी पर बने हुए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए इसके बाद माही अपवाह तंत्र, माही नदी, ठीक है। हमने 4 बात कर ली भैया। गंगा की बात कर ली, गंगा के बाद नर्मदा की बात कर ली, नर्मदा के बाद हमने ताप्ती की बात कर ली, ताप्ती के बाद हमने गोदावरी की भी बात कर ली, ठीक है। अब भैया बारी किसकी है? माही नदी की। बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, माही नदी को समझना है। उसके बाद महानदी, और बस ये आपका खत्म हो जाना है। बहुत सिंपल है, इससे ज्यादा तो है ही नहीं, और इससे कम से कम 200 क्वेश्चन है।
जो पूछे जा चुके हैं, जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर इतना आपने कर लिया तो कहां से नदी का क्वेश्चन छूटेगा बताओ। चलो आगे बढ़ लेते हैं। ये आप देख पा रहे हो पूरा, नहीं देख पा रहे कि देख पा रहे हो ना, बहुत बढ़िया। ये देखो माही नदी, धार मध्य प्रदेश में, धार से धार बहती हुई ये भैया जाएगी माही नदी और पहले ऐसी घूमेगी, ठीक है, समझ रहे हो ना, ऐसी जाती है। तो एक बार तो यहां आपका मान लो क्या हो जाएगा, कर्क रेखा, और फिर दूसरी बार ऐसी करके, तो 2 बार काट रही है कर्क रेखा को, है ना, और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलो सरदारपुर जगह है, माही नदी का उद्गम स्थल धार में पड़ता है। फिर भैया यहाँ पे आप देखोगे तो रतलाम पड़ जाएगा, झाबुआ पड़ जाएगा, बांसवाड़ा, खेड़ा, तो ये सब तो कहां पहुंच गए, राजस्थान पहुंच गए, राजस्थान से गुजरात पहुंच गए, और खंबात की खाड़ी में यहाँ पर ये गिर जाएंगे। ये देखो आनंद, बड़ौदरा, पंचमहल, है ना, ये सब क्या है, ये राजस्थान है। ऊपर जाओगे तो बांसवाड़ा, ये क्या है, राजस्थान, और ये मध्य प्रदेश, ठीक है। चलो देख लेते हैं बहुत अच्छे से। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलेगी। धार जिले की सरदारपुर तहसील है, सरदारपुर तहसील के मिंडा गांव से, कहा, मिंडा गांव से निकलती है। बहुत बढ़िया। लंबाई की बात करें तो भैया 576 किलोमीटर की लंबाई, कितनी, 576 किलोमीटर लंबाई है। गुजरात में खंबात की खाड़ी से अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। और अन्य नामों में बात करें तो प्राचीन नाम महती है, महती है ना, महती यानी बहुत बहुत आभार, ठीक है। सो महती है, और पृथ्वी की पुत्री महती को कहा जाता है, यानी कि माही नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। इस नदी में मध्य प्रदेश में 158 किलोमीटर की कुल लंबाई है, 500 में से 158, 576 में, ठीक है। राजस्थान में 171 किलोमीटर की लंबाई है, और फिर भैया ये गुजरात चली जाती है, जो सबसे ज्यादा 247 किलोमीटर वहां बहती है। बहुत बढ़िया। इस प्रकार इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर हो जाती है, और भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है भैया, ठीक है ना, 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है कर्क रेखा को, कौन, माही नदी। और ये मैं कम से कम 25 बार बता चुका हूं, ये 26वां बार है। चलो नेक्स्ट, माही नदी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर बांध, क्या भाई, माही बजाज सागर बांध का यहां पर निर्माण करवाया गया, ठीक है ना भैया। माही नदी भारत के 3 राज्य, कौन कौन से, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, और फिर गुजरात, ऐसी तो जाती है ना, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और नीचे गुजरात, ठीक है। अगर सहायक नदी में बात करें तो इरू, नौरी, चैप, सोम, चाखम, मोरन, अनस, ये सब क्या है, ऐसे नाम मंत्र नहीं पढ़ रहा हूं मैं, ये भाई नाम है, ये किसके नाम है, सहायक नदियों के नाम है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी अगर हम जोखिम काय को लें तो पता होना चाहिए सारी चीजें यहाँ पे, ये आपका वो सारा ये तो पता ही नहीं। चलो पार्वती नदी, अन्य नदियों की बात कर रहे हैं, पार्वती नदी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। पार्वती नदी भैया सीहोर जिले से निकल रही है, विंध्याचल श्रेणी से, क्या, विंध्य पर्वत श्रेणी से सीहोर जिले से निकलती है पार्वती नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, पार्वती नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, गुना में चंबल नदी में मिल जाएगी। और महाभारत में भीष्म पर्व का नाम सुना, भीष्म पर्व, जब भीष्म पितामह महाभारत में एक्सपायर हो रहे होते हैं तो भैया वो उनके लिए बाणों की सैया बिछा दी जाती, उस समय भीष्म महापर्व में महाभारत में पार्वती नदी का उल्लेख मिलता है। सारे जलों को इकट्ठा करके, हाँ, पार्वती नदी जो मध्य प्रदेश में बहती है, इनको पारा नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, पारा वो धातु वाला नहीं, ठीक है। चलो पार्वती नदी के किनारे अगर शहरों की बात करें तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आष्ठा का नाम सुना होगा, सीहोर की एक तहसील है जो भैया पूछा जाता है। राजगढ़ जिला है, शाजापुर जिला है, ठीक है। ये सभी क्या है, इस किनारे, पार्वती नदी के किनारे बसे हुए शहर है। चंबल नदी की सहायक नदी है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। सहायक नदियां जो इसकी हैं, किसकी, पार्वती नदी की, उसमें लहासी, अंधेरी, बिलास, बरनी, कैंथली, ठीक है, ये सभी क्या है, सहायक नदी किसकी, पार्वती नदी की। बहुत बढ़िया। कुंवारी नदी, अन्य नदियों में कुंवारी नदी भी मध्य प्रदेश के शिवपुरी से निकलती, कहां से निकलती है, शिवपुरी पठार से निकलती है। और भैया भिंड जिले की लाहार तहसील में सिंध नदी में मिल जाती, किस में मिल जाती, सिंध नदी हमने डिस्कस किया था ना भैया, ये गुजार रहे थे अपन, है ना, और सीधी यमुना में मिला रहे थे। तो वैसे ही सिंध नदी में, सिंध की सहायक नदी हो जाएगी कुंवारी नदी, ठीक है। कुंवारी नदी चंबल के समानांतर बहती रहती है और मिलेगी सिंध नदी में, ठीक है। चलो कुंवारी नदी के किनारे अगर बात करें तो विजयपुर और कैलारस, ये 2 नगर जो है बसे हुए हैं। नेक्स्ट कूनो नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों भैया, कूनो नदी हो ना हो, कूनो पालपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको याद रखना है। कूनो नदी मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पठार से ही निकलेगी, है ना भैया, कुंवारी नदी, कूनो नदी, ठीक है। सो ये शिवपुरी के पठार से निकल रही है, 180 किलोमीटर की कुल लंबाई है। चंबल नदी की सहायक नदी है कूनो नदी, और इसके पास में ही क्या है, कूनो पालपुर बसाया गया है, तो ये याद रखना है। फिर भैया गार नदी, क्या नाम है, गार नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से, सिवनी जिला ही है ना, सो सिवनी जिले से लखनादौन
तहसील है उसकी, वहां से निकलती है और भैया कोयले की सकरी घाटी में बहते हुए उत्तर की ओर नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो बस इतना याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है। छोटी तवा नदी, छोटी तवा, बड़ी तवा तो सबसे बड़ी नदी है सहायक नदी किसकी, किसकी, नर्मदा की। ये छोटी तवा भी है। छोटी तवा बैतूल जिले से निकलेगी, आमना और सूक्ता नदियों से मिलकर ये बन जाती है। ठीक है, छोटी तवा नदी बुरहानपुर होते हुए खंडवा के उत्तर में आवना से मिल जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, धसान नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेतवा की सहायक नदियों में से एक है, बुंदेलखंड में बहने वाली नदी है। धसान नदी मध्य प्रदेश के रायसेन से निकलेगी, बेतवा भी रायसेन से निकल रही है, धसान भी रायसेन से निकलेगी और मध्य भारत में बहने वाली बेतवा की सहायक नदी है ये। कौन, धसान नदी। धसान नदी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ललितपुर जिले के साथ मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। ये यहां से जाएगी, ये देख रहे हो ये ललितपुर है ना, तो ये रायसेन है, रायसेन में ऐसी बेतवा चली जाती है, ये धसान चली जाती है और धसान इधर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बेतवा की सहायक नदी है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है कान्ह नदी। कान्ह नदी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये छिंदवाड़ा वाली है, वही कान्ह नदी जो गोदावरी वाले अब्बा तंत्र में मिलती है। तो कान्ह नदी की अगर बात करें, छिंदवाड़ा जिले से ये निकलती है और बेनगंगा की सहायक नदी है। बेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है कि नहीं, बहुत बढ़िया। कान्ह नदी महाराष्ट्र में नागपुर के भंडारा जिले में, मतलब भंडारा शहर में, ठीक है, बैनगंगा नदी में मिल जाती है और इस नदी को तुअर दाल और कपास, ये भैया दोनों फसलें हैं, याद रखिएगा। तुअर दाल खाते हैं, कपास कपड़े बनाने के काम आते हैं, तो तुअर दाल और कपास उगाने के लिए उत्पादक के रूप में उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, नदी के जल को, नदी के आसपास के क्षेत्र को। जोहिला नदी, जोहिला नदी उन 3 बड़ी नदियों में से एक है जो अमरकंटक से निकलती है। जोहिला नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के दक्षिण पश्चिमी छोर से निकलती है। ठीक है, सोन की ये सहायक नदी है। इस नदी का वास्तविक उद्गम स्थल जो है अमरकंटक से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, क्या, ज्वालेश्वर मंदिर। ज्वालेश्वर मंदिर वहीं से है, तो पास में पड़ता है। ठीक है, जोहिला नदी सोन की सहायक नदी है, शहडोल और उमरिया जिले से बहती है। ये ऐसी घूम फिर के आती है और फिर सोन में बहती है ना, बहुत बढ़िया। जोहिला नदी में ज्वालेश्वर की पहाड़ियों से निकलकर उमरिया जिले के किल्हारी गांव में सोन से मिल जाती है। उमरिया जिले में जोहिला बांध बनाया गया है जोहिला नदी पर, और संजय गांधी सुपर थर्मल पावर वीर सिंहपुर की स्थापना जो है वो जोहिला नदी पर ही करी गई है, जोहिला नदी के पास करी गई है, मतलब जोहिला नदी पर नहीं करी गई है, उसके पास में ही जोहिला बांध बनाकर इस बांध से आप क्या कर रहे हैं, थर्मल पावर कंडक्ट कर रहे हैं। वीर सिंहपुर उमरिया में पड़ता है और बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा गया। चलो भैया, ये कुछ ऐसे हैं नगर हैं जिन नगरों के आसपास क्या है, ये नदियां हैं। जैसे झाबुआ की बात करें, झाबुआ जिले में कौन कौन सी नदियां हैं, तो गुलाबी है, तालाबनी है, अनास है, परवानी है, गंगा माता है, नगदी है, बामची है, मोद है। ये कभी कभार पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, याद रखना है। रीवा, रीवा से बिछिया नदी है, खोरबाई है, बागचा है, होंडवा है, चितौली है, सांडा है, बीहर नदी है। बीहर नदी पे बहुत सारे जलप्रपात हैं बड़े बड़े, बीओटी, क्यूहोटी, है ना, ये सब इसी पे, बहुत बढ़िया। सीधी पे देवनार है, न्योदार है, सिंगरा है, हड़गड़ है, रेरी है। सतना में जजनार है, सुतीक्षण है, मियान है, मगहरा है ना, नागमती है, बरुआ है, सितवा है, गवाहर, शहडोल में बैसाहा है, समदिन है, गोंडना है, कसेर है, बनास है। उमरिया में बसराड़, बसाड़, हरचल, ये सब सहायक नदियां, छोटी छोटी नदियां। भाई 200 से ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश में निकलती हैं यार, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनूपपुर, बाकी, कनई, हसिया, मेकल, सुता, नर्मदा, ये तो आपको पता ही है, 2-3 बड़ी, है ना। मंदसौर से अगर बात करें तो चंबल, छिप्रा, छोटी, काली सिंध, है ना, सिवना हो गया, रेतम हो गया, तुम्बड़ हो गया, महानदी हो गया, महानई, गीदा नदी, समूली हो गई, रेवा हो गई, अंदार है, तारवली। नरसिंहपुर से नर्मदा, सक्कर, उमर, दूधी, सिंगरी, सीता, रेवा, ये सब सहायक नदियां हैं। नीमच, चंबल, चंदूर, ये सारी नदियां। पन्ना की अगर बात करें तो केन बहुत प्रमुख है, ब्याग हो गया, ब्योरमा हो गया, मिडासना हो गया, रूंज हो गया, सुनार हो गई। छतरपुर में सिंगारी, धजान नदी निकलती है, काठन हो गई, केन हो गई, उर्मिल नदी हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। बुरहानपुर, ताप्ती हो गई, तावली हो गई, सुक्ति हो गई। सागर में धजान है, बेबस है, बीना है, बामनेर है, सुनार है, ये सभी सहायक नदियां हैं। किसकी किसकी हैं भाई, ये धजान तो बेतवा की है ना, बेबस, बीना, बीना, फिर भैया ये सुनार उनार, ये क्या, नर्मदा की भी है। चलो, इसके अलावा अगर बात करी जाए तो ये और भी हैं नदियां, और भी जिले हैं, तो ये आप फोटो खींच लेना, है ना, और पढ़ लेना। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं नगर नगर, लेकिन भाई अब हर नगर से बहुत सारी निकलती हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं करने का है। और इसी के साथ भाई आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। क्या समाप्त हो जाएगा, नदियाँ। तो मध्य प्रदेश की सारी नदियों पर डिस्कस कर लिए, बस नदियाँ हैं अभी हम जो सिंचाई परियोजना है वो बची हुई है चीज़, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए रोक दिया है। यहाँ हम केवल नदियों को लेके आ रहे हैं। नदियों में अब कुछ बचा हो, डाउट बचा हो तो भैया
कमेंट कर देना ताकि अपन और अच्छे से इस पर डिस्कस कर लें। मेरे को लगता नहीं है कि कोई डाउट बचा होगा, क्योंकि हमने सारे जलप्रपात की बात कर ली जो बहुत सारे पूछे जाते हैं, है ना। मेन मेन नदियों की, सारे प्रवाह तंत्र की बात कर ली सारी। अब क्या ही बचा है, जो बचा है बता देना। शहर बात कर लिए हमने, जलप्रपात बात कर लिए, प्रमुख प्रमुख बांध बात कर लिए, जितना हो पा रहा था कौन कौन से शहरों से निकल रही है, इनके उद्गम से लेके अंत में, और प्रमुख प्रमुख तथ्यों की हर एक चीज़ की बात कर ली है। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ बचा है, लेकिन हम सिंचाई परियोजना और बाकी की चीज़ों को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए, और भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी आपकी यही इसी चैनल पर हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।